गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं दोबारा बता दूं कि 12th चल रही है आपकी, ठीक है। और छुट्टियां पड़ने वाली होंगी अब तो छुट्टियों में ज्यादा मस्ती ना करें, पढ़ाई पर भी ध्यान दें क्योंकि अच्छी परसेंटेज लानी है। तो स्टार्ट करते हैं। एंड जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का वो देख लो, क्योंकि हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन उसमें कवर किया है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 4 में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। आज हम लोग इसके फीचर्स के बारे में करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंट बातें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या इसकी खासियत है, क्या क्या स्पेशल चीजें हैं इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं पहले कुछ चीजें आपको याद दिला दूं जो शायद मैंने पिछली वीडियो में कवर करने भूल गई थी। तो मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन के पास अपना फ्लैग है, ठीक है। तो उसके पास जो फ्लैग है उसमें 12 गोल्डन स्टार्स हैं। जो 12 गोल्डन स्टार्स हैं वो यूनिटी को शो करते हैं, ठीक है। जो 12 गोल्डन स्टार्स हैं वो यूनिटी शो करते हैं और वो ब्लू कलर का फ्लैग है उनका। आपकी बुक में उसका जहां पे आपने यूरोपियन यूनियन लिखा होगा बुक में, वहां पे आप उसका फ्लैग देख सकते हो, नीचे के साइड पे छोटा सा बना हुआ है, ठीक है। और जो यूरोपियन यूनियन है उनका हेडक्वार्टर बेल्जियम में है, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में लिखी जाएंगी। काफी बड़ा इंट्रोडक्शन हो जाएगा, बट अच्छा लगेगा कि आप लोग, जो एग्जामिनर होगा उसको पढ़ के अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चों को इतनी सारी चीजें पता है, मैं उनके मार्क्स ना काटूं, ऐसा उसके दिमाग में आएगा। तो आप लोग चीजें याद कर लेना। याद क्या करना है, एक दो बार सुनोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अगर नोट्स बनाओगे तो नोट्स में अच्छे से लिखना, एक दो बार पढ़ने से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आता है कि वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज क्या बोली जाती है। जो यूरोपियन यूनियन है उसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो एक नहीं है, वहां पे 23 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। बिकॉज वो, दोबारा मैं आपको याद दिला दूं, है तो एक ऑर्गेनाइजेशन ही, वो कितना भी कोशिश कर ले एक कंट्री बनने का, इतना इजी नहीं है एक कंट्री बनने का। तो कोशिश कर रहा है बट स्टिल वहां पे एक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। वहां पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, आप तीन चार याद कर लेना जो आपको अच्छी लगे। डैनिश ये लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। डच, इटालियन, स्पेनिश और बुल्गेरियन एक्सेट्रा। इनमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मतलब यूरोपियन यूनियन से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है, बट फीचर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, इस आंसर को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट तो है इकोनॉमिक फीचर्स। जो यूरोपियन यूनियन है उसके इकोनॉमिक फीचर्स क्या है, ठीक है। मतलब वो इकोनॉमिकली कैसा है। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि जो यूरोपियन यूनियन है वो मेनली बना ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है। तो हम लोग देखते हैं कि उसके इकोनॉमिक फीचर्स हैं क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2005। जब 2005 में चेक किया गया था तो यूरोपियन यूनियन जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी साबित हुई थी। मतलब इकोनॉमिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब जो जिस मोटो से ये बनाया गया था वो उस मोटो को ये कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ये स्ट्रांग है, वर्ल्ड में देखा गया है, ठीक है। और एक बात मैंने कल कही थी, आज दोबारा बता रही हूँ, जो यहाँ पे लिखी जाएगी। थ्रेट टू डॉलर, यूरो इज थ्रेट टू डॉलर।
अब बताओ यूरो क्या है? जिन्होंने कल वाली क्लास देखी होगी उनको तो पता होगा कि यूरो क्या है, जिन्होंने नहीं देखी होगी उनको अब क्या पता चलेगा। तो यूरो जो है, चलो मैं बता देती हूँ, यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी है जिसमें वो ट्रेड वगैरह करता है, ठीक है। तो यूरो जो है वो आज के समय में इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है कि वो डॉलर को टक्कर दे रहा है। डॉलर जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग करेंसी है, हर जगह पे चलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका नाम और ये मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप रुपीज में देखें तो 70 से 80 तक जा, $1 की कीमत 70 से 80 रुपीज तक होती है, कई बार 80 से ऊपर भी चली जाती है। मतलब जो ये डॉलर की कीमत होती है वो चेंज होती रहती है। तो वैसे यूरो जो है ना, यूरो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। यूरो जो है इसकी भी वैल्यू 70 से 80 तक की जाती है, 1 यूरो में आपको 70 से 80 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए कहा जा रहा है कि यूरो जो है वो डॉलर को टक्कर दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम लोग जीडीपी भी बोल सकते हैं, मोर देन 12,000 बिलियन डॉलर्स। मतलब वहां पे जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना वो 12,000 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। मतलब सोचो वो देश कितना, देश नहीं, वो ऑर्गेनाइजेशन कितना कमा रहा है, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा उन लोग उस चीज के ऊपर खर्च करते हैं। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा ट्रेड कौन करता है, तो ज्यादातर बच्चों का जवाब होगा कि यूएसए एंड चाइना, ये सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं। बट जो यूरोपियन यूनियन है उसका वर्ल्ड में 3 टाइम्स लार्जर शेयर है यूएसए और चाइना के मुकाबले। तो सोचो ये कितना ज्यादा ट्रेड कर रहा है और उस ट्रेड से ये कितने सारे पैसे कमा रहा है। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस वजह से ये इकोनॉमिकली इतना ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड फीचर के ऊपर। सेकंड फीचर की हेडिंग है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अब ये जो देश मेरे बार बार मेरे मुंह से देश निकल जा रहा है क्योंकि ये खुद को रिप्रेजेंट ही ऐसे करता है। तो जो ईयू है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है पॉलिटिकली भी। अब कोई पॉलिटिकली कैसे स्ट्रांग हो सकता है? जिसका कनेक्शन अच्छी जगह से हो, अच्छे नाम वाले लोगों से हो, या समझ रहे हैं ना आपके हम लोग पॉलिटिकली स्ट्रांग किसको कहते हैं? तो हम लोग यूरोपियन यूनियन को पॉलिटिकली स्ट्रांग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसकी यूएनओ में सुनी जाती है। अब यूएनओ में तो 5 परमानेंट मेंबर्स की सुनी जाती है, और कोई ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ में मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात तो सुनी नहीं जाती है यूएनओ में। बट इसकी क्यों सुनी जाती है? तो इसकी इसलिए सुनी जाती है क्योंकि जो फ्रांस नाम का एक देश है ना, वो यूएनओ का परमानेंट मेंबर है। वो 5 परमानेंट मेंबर्स में से एक है सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये ईयू का भी मेंबर है, जिसकी वजह से ईयू अपनी बात फ्रांस के जरिए यूएनओ तक पहुंचा सकता है। समझे कि नहीं समझे? एक बार और बताती हूँ, ठीक है। यूएनओ जो है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन मोटो था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, जो कि अभी तक नहीं हुई है, इसलिए ये टिका हुआ है, ठीक है। तो इसमें सब मतलब ये जो है ये सब पे कंट्रोल रखता है, हर देश के ऊपर कंट्रोल रखता है, हर लड़ाई झगड़े से, ठीक है। और जो फ्रांस है ना ये इन दोनों का मेंबर है, ठीक है। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो फ्रांस तक अपनी बात पहुंचाता है, ठीक है। और फ्रांस के जरिए वो बात पहुंच जाती है यूएनओ तक। मतलब फ्रांस के जरिए ये अपनी बात यूएनओ में रख सकता है, इसलिए ये पॉलिटिकली स्ट्रांग है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे।
और सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, बहुत सारे ईयू के मेंबर्स जो हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वहां से भी बहुत सारी बात सुनी जाती है वहाँ यूएनओ में उसकी। ठीक है, ये तो परमानेंट मेंबर है। और बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं जिसके जरिए वो अपनी बात सुना सकता है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसे ही पढ़ते रहो, बीच में स्किप करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।